नमस्कार साथियों। आज हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जानवरों में भी देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमेशा शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया था। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं कि तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है कि वे जो चीज़ है वो कितनी दूरी पर। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता चला जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। सांप, देखो सांप के भारी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उनके साथियों को संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी किसी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग जगह अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कुछ जानवर तूफान और भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी और उन्होंने यह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार लोग सुनामी से बच गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है भाई जो सुनामी आई थी वो कब आई थी? तो 2004 में आई थी। ठीक है। अब है डॉल्फिन। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। स्लॉथ एक तरह के जानवर होते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ जो है सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। आगे है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं और 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अब आ जाते हैं हमारा बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गर्जना
जो है उसकी जो आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर की दूरी से भी सुनी जा सकती है। भाई यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, जो बाघ की आवाज़ है कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, तो कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर दूरी तक। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। आगे है कि बाघ के दोनों कान जो हैं बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से जानवर हैं जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं और कौन से जानवर के बाहर की तरफ होते हैं, और ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जो जानवर हैं जिनके कान जो है दिखते हैं और कौन से जानवर हैं जिनके कान नहीं दिखते हैं। तो आगे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, हमारा उत्तराखंड में। एक है घना पक्षी विहार जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में है। आगे है हमारा सपेरों को कौलबेलिया भी कहते हैं। नाग गुम्फन जैसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कौलबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर ये कि कौलबेलिया जो नाच होता है उसमें किस तरीके की मुद्राएं होती हैं, तो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी जो लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम हैं नाग, करैत, दुबोइया और भवाई। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है और सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, तो सांप की जहर से बनाई जाती है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को सांप खा जाता है तो उसको जो है सीरम नाम की दवाई दे दी जाती है, जिससे वह व्यक्ति बच जाता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है और पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में अमावट बोलते हैं, बंगाली में आम सोट्टो बोलते हैं और असम में आमटा बोलते हैं। तेलुगु में मामिड़ी तंद्रा बोलते हैं और मराठी में अम्बावड़ी बोलते हैं। आगे है स्वाद और पाचन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पेट का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब होते हैं। कांचर के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। पीचर प्लांट को नेपेंथिज कहते हैं। पीचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है और इसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज दे मेस्त्रल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वह एक ही जगह पर रहते हैं, किंतु उनके बीज जो है लंबी यात्रा करते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपककर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। आगे है जैसे सोयाबीन की जो फली होती है वो पकने पर फूट जाती है, उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया। पत्ता गोभी और मटर ये यूरोप से आए। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से आए। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। आगे है जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार या कभी कभी
तो साल में एक बार भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थीं तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। कुएं और झीलों के सूखने के प्रमुख कारण। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी जो है कम होता जा रहा है। भाई ये रियल बात है कि जो आजकल जो है हर घर घर में पानी की मोटरें लगाई जा रही हैं और पानी को वेस्ट किया जा रहा है। तो सभी साथियों को सोचना चाहिए, देशवासियों को सोचना चाहिए कि भाई पानी जो है आने वाले टाइम में ना मिलने वाला भी नहीं है। तो जितना हो सके ना पानी को व्यर्थ ना जाने दें। ठीक है। अब है कि झीलें भी जो है कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। देखो भाई, गाँव में पहले तालाब हुआ करते थे जिनमें ना बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था और जिसको लोग भैंसों को पानी देने के लिए या फिर अपने काम की यूज़ करने के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन अब कहाँ है, अब जो प्रशासन हमारा ध्यान नहीं देता है और वो जो है झीलें तालाब सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसों को इकट्ठा किया। लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पर पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी बारिश हुई और बावली के जो लोग हैं फिर वो इस बात को भूल गए। अल-बरूनी हजारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत में आया था। अल-बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अल-बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा और यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टॉम्प पर लिखी थी, जो अल-बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। पानी खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर ऊंचे और दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अब है अमृत सागर। अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल जाता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली। मलेरिया में बुखार कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला, बहुत सी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मिलता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आगे है कि एलिक या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा होता है जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं।